दिस इज मुसव्विर हुसैन। आज हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम अपने थर्ड चैप्टर के अंदर मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि लीनियर मोशन को डिस्कस किया था, इस चैप्टर के अंदर हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे और एक दूसरी चीज भी डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन जो है वो बाद का टॉपिक है, हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होती क्या है या रोटेटरी मोशन होती क्या है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ा था कि रोटेटरी मोशन क्या होती है कि अगर एक बॉडी किसी फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रही है या स्पिन कर रही है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर एक बॉडी एक सर्किल के अंदर रोटेट कर रही है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, लेकिन अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं, ठीक है, तो हम उसकी मोशन को क्या कहेंगे। अगर उस बॉडी की कांस्टेंट स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो हम उसकी मोशन को क्या कहेंगे कि उसकी मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखा। वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जो है, हालांकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, अगर आप देखें, क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अगर एक बॉडी अब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर एक बॉडी इस तरह के पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो आप देखें यहाँ पर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि इस बॉडी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो लाजमी है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही होगी, मूव करने की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होगी कंटिन्यूअसली। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है। अब अगर एक बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, उसको डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे इस जी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस जी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन हम किसको कहते हैं, आपने ज्योमेट्री के अंदर ये पढ़ा होगा, टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं, ऐसी लाइन जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करे। ठीक है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। तो जो जी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हम जी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और जिस डायरेक्शन में ये सर्किल रोटेट कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो सर्कुलर मोशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है। इस पॉइंट पर मिसाल के तौर पर बी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी लेकिन एक टेंजेंट लाइन पर होगी। ठीक है। इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट लाइन पर होगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देखें कि कंटिन्यूअसली जैसे जैसे एक बॉडी, ये बॉडी कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही है तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ पर हमने कांस्टेंट स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हालांकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, अगर उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी उस वेक्टर की मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से वेलोसिटी की अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो रहा, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है।
अब आपने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी, न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लाजमी है कि वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब एक्सेलरेशन होगी बॉडी के अंदर। ठीक है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था कि वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के अंदर तभी पैदा होती है जब कोई नेट फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी सर्किल के अंदर रोटेट कर रही है और इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स तो इस बॉडी के ऊपर लग रही होगी, कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही होगी। वो जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन पे ही रहते हैं, सर्कुलर मोशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक बॉडी मिसाल के तौर पर ए पॉइंट से, यहाँ इस पॉइंट से शुरू हुई, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पे ए पॉइंट। ठीक है, अगर एक बॉडी इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक मूव कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, एक बॉडी इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट की तक जा रही है, तो जितना डिस्टेंस उस बॉडी ने ए से जाने, ए से बी तक जाने में कवर किया, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एस से शो करते हैं। और इस केस के अंदर अगर वो डिस्टेंस जो है वो कर्व्ड है, ठीक है, जैसा कि ये जो ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कर्व्ड है, तो इस तरह के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्क लेंथ, सही है। तो आर्क लेंथ क्या है, बेसिकली किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस हम किसको कहते हैं, सर्किल का आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल की ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और कोई भी बॉडी मिसाल के तौर पे एक जो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, वो जो सर्कुलर मोशन के दौरान किसी कर्व पाथ के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या है, एनी डिस्प्लेसमेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, के एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो एक बॉडी कवर करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बजाय हमें डिस्टेंस लिखना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी जब यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस। ओके, तो ओपन अप मार्कर, तो ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ को, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कर्व पाथ के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। सही है, उसके बाद आपको रेडियस का भी पता है कि सर्किल का रेडियस क्या होता है। ठीक है, रेडियस हम किसको कहते हैं, सर्किल के सेंटर से लेकर किसी भी सरकमफ्रेंस तक के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस कह रहे हैं। ठीक है, अब ए से बी पॉइंट तक जाने में इस बॉडी ने जो एंगल बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल बनाया है, जब ये बॉडी ए से बी की तरफ गई है तो उस वक्त जो इसने एंगल बनाया है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर एक बॉडी किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में जो उस बॉडी ने ये एंगल बनाया है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये एंगल क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, थीटा से ही शो करते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को ही कह रहे हैं, जो बॉडी एंगल बना रही है किसी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करते हुए, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है किसी बॉडी का, और वो जो जिस बॉडी जिस सर्किल के अंदर रोटेट कर रही है वो गिवन है, ठीक है, यहां हम इसको सबसे पहले ऐसे समझ लेते हैं कि एक बॉडी जितनी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे, उतना ज्यादा एंगल बनाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी ए पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव कर रही है, यहाँ पर सी पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, अगर एक बॉडी इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रही है तो लाजमी है कि ज्यादा एंगल बनाएगी बनिस्बत इसके कि एक बॉडी जो है वो ए से बी तक जा रही है।
ठीक है। तो इसका मतलब आर्क लेंथ जो है या जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, थीटा से, ठीक है। या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि जो बॉडी किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे डिस्टेंस कवर कर रही थी उसको हमने क्या कहा था, आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कहा था, ठीक है। और एक बॉडी जो एंगल बना रही थी उस एंगल को हमने क्या कहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा एक बॉडी आर्क लेंथ बनाएगी उतना ही ज्यादा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मिसाल के तौर पे एक बॉडी डबल आर्क लेंथ बना रही है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। अच्छा, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमने क्लास में डिस्कस किया था हम कांस्टेंट लगाते हैं और क्यों लगाते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। इस केस के अंदर कांस्टेंट क्या है, आर, ठीक है। आर क्यों कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, आपको पता है कि सर्किल की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। कि सर्किल का ये जो डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस कह रहे हैं, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का, ये थ्रू आउट दी सर्किल ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो आर जो है वो रेडियस जो है सर्किल का, अगर हम किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस देखेंगे तो वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट जो है वो क्या यूज किया है, आर यूज किया है, ठीक है। और अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली इक्वेशन को, ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, आपने थीटा का आज तक यूनिट पढ़ा है डिग्रीज, ठीक है। आपने डिग्रीज थीटा का यूनिट पढ़ा है, सही है। आज हम इस थीटा को मेजर करने के लिए एक और यूनिट भी पढ़ेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियन, ठीक है। अब रेडियन क्या है, बेसिकली रेडियन क्या है, ये भी एंगल को मेजर करने का यूनिट है जिस तरह से डिग्रीज एंगल को मेजर करने का यूनिट है। और रेडियन हम किस तरह से मालूम करते हैं, इस इक्वेशन से जो हमें एंगल मिल रहा होगा, ठीक है, वो कौन से यूनिट में होगा, डिग्रीज में नहीं होगा। जो आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं, इस रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल कह रहे हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इसका यूनिट डिग्रीज नहीं होगा, ठीक है। डिग्रीज में हम आज तक पढ़ते आए हैं मेजर करते हुए, लेकिन इसका यूनिट किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर होगा। तो रेडियन को हम जैसे डिग्री, 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 360th पार्ट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल को 360 इक्वल हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। सिमिलरली रेडियन को हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, एस अपॉन आर वाली इक्वेशन से, ठीक है। मैं इसको मिटा लूं, रेडियन को हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, एस अपॉन आर वाली इक्वेशन से, राइट। तो एस क्या है, हमने अभी डिफाइन किया, आर्क लेंथ, और आर क्या है, उस सर्किल का रेडियस। तो एंगल जो है इस इक्वेशन के हिसाब से 1 कब होगा, थीटा जो है वो 1 कब होगा, जब एस भी 1 हो और आर भी 1 हो, ठीक है। एस भी 1 हो और आर भी 1 हो, या फिर थीटा जो है वो 1 कब होगा, जब एस और आर की वैल्यू सेम हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे एस भी 2 है और आर भी 2 है तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रेडियन, 1 रेडियन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि 1 रेडियन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेडियन को आर ए डी से लिख लेते हैं। 1 रेडियन जो है वो एंगल एंगल मेड बाय बॉडी, ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। या हम इसको इजीली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी जो आर्क लेंथ कवर कर रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे, वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस वक्त जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो
angle made by body when arc length of the body and distance covered at the circumference of the circle is equal to radius। ठीक है, तो उस वक्त जो एंगल होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। यहाँ पर जगह कम है वरना मैं लिख देता। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। रेडियन हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, डिग्री हमने डिस्कस कर ली क्या होता है, ये जस्ट एंगल को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स है। ठीक है, आपने आज तक एक लेटर देखा होगा पाई, इस साइन को हम क्या कहते हैं, पाई। ठीक है, ये आपने कई दफा देखा होगा, डिस्कस किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये पाई होता क्या है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ये पाई होता क्या है। बेसिकली पाई जो है वो एंगल को ही बताता है, एंगल के बारे में ही बताता है। और पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। पाई जो है वो हम रेडियन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाई जो है वो बेसिकली हमने डिफाइन ही किया था रेडियंस को डिफाइन करने के लिए। क्यों डिफाइन किया था उस पे आ जाते हैं कि फिर हम उसको देखें। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप तो डिस्कस कर ली कि पाई रेडियन जो है वो 180 होता है, लेकिन पाई को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा, फिर हमें ये रिलेशनशिप समझ में आएंगे। अब रेडियन क्या होता है या एंगल को हम रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, सिंपली आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगल जो है वो रेडियंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक फैक्ट इस इक्वेशन के बारे में जो हमने यहाँ लिखी थी, एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। दूसरा एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन के अंदर आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशो है, अगर एंगल सेम है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अगर एंगल हम 30 डिग्रीज बना रहे हैं, भले ही हम सर्किल यहाँ पर एक बड़े वाला ड्रा कर लें मिसाल के तौर पर, अगर वो भी एंगल 30 डिग्री बना रहा है, अगर इस सर्किल पे भी एंगल 30 डिग्री है, तो लाजमी है यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बनिस्बत इस सर्किल के, क्योंकि ये सर्किल छोटा है और ये सर्किल बड़ा है। लेकिन अगर आप एस अपॉन आर करेंगे इस सर्किल में भी, इस सर्किल में भी अगर आप आर्क लेंथ का रेशो निकालेंगे रेडियस के साथ, तो इस सर्किल का और इस सर्किल का दोनों का सेम आएगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, रीजन क्या है सेम होने का, रीजन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप आर्क लेंथ बड़ी कवर करनी पड़ी है, क्योंकि ये सर्किल बड़ा है, यहाँ पर आर्क लेंथ बड़ी कवर करनी पड़ रही है, तो इस सर्किल का रेडियस भी तो उतना ही बड़ा होगा ना, क्योंकि आर्क लेंथ कितनी कवर करनी पड़ रही है सेम एंगल बनाने के लिए, ये रेडियस पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो जब एक बड़े सर्किल के अंदर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो लाजमी है उस सर्किल का रेडियस भी बड़ा होगा। तो जब आप ये जितने फैक्टर से इंक्रीज होगा आर्क लेंथ, रेडियस भी उतने ही फैक्टर से इंक्रीज होगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है तो सर्किल का रेडियस भी लाजमी है कि डबल होगा। ठीक है, तो इसका रेशो जो है आर्क लेंथ और रेडियस का हमेशा सेम आएगा। शर्त है कि आप सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, सेम एंगल बना रहे हो। ठीक है, एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो रेशो है ये सर्किल के छोटा या बड़ा होने पे डिपेंड नहीं करता है अपॉन आर का रेशो, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि रेशो ऑफ एस अपॉन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ द एंगल इज सेम नो मैटर द वैल्यूज। एस की वैल्यू कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी सर्किल हो, उसके अंदर अगर आप एस और आर का रेशो निकालेंगे तो वो सेम रहेगा। अब एक पर्टिकुलर रेशो जब एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि एक सर्किल के अंदर एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को हम ए नाम दे लेते हैं, ए पॉइंट से शुरू हुई और यहां से मूव करती 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 इस सर्किल के अंदर बी पॉइंट तक पहुंच गई। इस पॉइंट को हम बी नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब इसने, इस बॉडी ने जो एंगल बनाया है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, 180 डिग्रीज का, राइट, 180 डिग्रीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, अगर हम मिसाल के तौर पर ये एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम रेडियंस के अंदर मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी आर्क लेंथ को मेजर करेंगे कि ए से बी तक जाने में इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे। और हम क्या करेंगे, अगर ये मिसाल के तौर पर इस सर्किल का सेंट्रल पॉइंट है, हम रेडियस मेजर करेंगे कि इस सर्किल का रेडियस कितना है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि रेडियस, इस एंगल को रेडियन में मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि
कि जो हमने डिस्टेंस मेजर किया ए से बी तक जाने का, या आर्क लेंथ जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। जब हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल जो है वो रेडियन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि रेडियन को हमने इसी इक्वेशन से डिफाइन किया था ना। और हमने ये भी बताया था कि रेडियन इस इक्वेशन से जो एंगल मिलेगा वो हमेशा रेडियन में होगा, कभी भी डिग्रीज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो जब एंगल जो है वो 180 डिग्रीज हो, डिग्रीज के अंदर हमें पता है 180 है, तो एस और आर का जो रेशियो आएगा, अगर आप कोई भी सर्किल, घर पे भी कोई भी सर्किल बना के देखें और ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लें कि ए से बी तक, यहाँ हाफ सर्किल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हाफ सर्कमफ्रेंस का, और उसको रेडियस से डिवाइड करें, तो ये रेशियो जो है वो आपको पहले ही पता है कि सर्किल की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एस और आर का रेशियो जो है वो सर्किल बड़ा या छोटा होने पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो रेशियो है हमेशा कितना आएगा, 3.142 आएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये एक इरेशनल वैल्यू है, ये आगे चलता चला जाएगा 3.141 समथिंग। ठीक है, तो इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू चलती चली जाती है, आगे जाके कहीं पर भी खत्म नहीं होगी, ठीक है, इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, रिकर्सिव फ्रैक्शन। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये वो वाली फ्रैक्शन है, ये नंबर को अगर हम हर दफा अपनी कैलकुलेशन के अंदर लिखेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये नंबर को हमें जब भी अपनी कैलकुलेशन के अंदर लिखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, आगे वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सही वैल्यू चाहिए तो हमेशा हमें पूरे का पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, अगले डिजिट्स भी लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये नंबर को लिखना मुश्किल है और ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, पॉइंट्स के बाद बहुत ज्यादा डिजिट्स इस नंबर में आ रहे होते हैं, इसलिए हमने इसको एक ग्रीक लेटर से शो कर लेते हैं इस नंबर को, जिसको हम क्या कहते हैं, इस ग्रीक लेटर को हम कहते हैं पाई। सही है, इस लेटर को हम क्या कहते हैं, पाई। तो पाई बेसिकली क्या है, पाई इस नंबर को शो कर रहा होता है, बेसिकली एक साइन है, बेसिकली जो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो ये है, वेरिएबल नहीं है, बेसिकली एक कांस्टेंट है, एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है या कोई भी लेटर है जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 3.142। ठीक है, और ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू एस और आर के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। जब एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, जब एंगल डिग्रीज में 180 हो, तो क्योंकि हमने एंगल रेडियन के अंदर निकालना है कि उस वक्त रेडियन के अंदर एंगल कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम ए से बी तक का एस फाइंड करेंगे कि ए से बी तक आने में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको ये रेडियस ऑफ द सर्किल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियन के अंदर एंगल मिलेगा, और वो हमेशा सर्किल छोटा हो या बड़ा हो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 3.142 मिलेगा। ठीक है, और इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, हम पाई कह रहे हैं। ठीक है, तो डिग्रीज और रेडियन के दरमियान में रिलेशन क्या है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। इस इक्वेशन को यूज करके आप डिग्रीज और रेडियन के दरमियान में कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। okay? तो दिस इज इट, यहाँ तक ही हमने डिस्कस करना था एंगल के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, बाकी डिस्कशन जो है वो, चलें अब टाइम है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब एंगल समझ में आ गया, एंगल को ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या क्या है वो हमने समझ लिए, एक तो डिग्रीज है, डिग्रीज क्या है, 360 पाथ ऑफ द सर्किल है, और एक रेडियन है जिसके बारे में हमने ये सारे का सारा डिफाइन किया कि रेडियन क्या है। जब हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं तब जो हमें ये जो रेशो है इसको हमने कहा कि ये रेशो एंगल के बराबर है, और एंगल इस इक्वेशन से जो हमें मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। 1 रेडियन को हमने डिफाइन किया और सारी चीजें हमने डिफाइन की। उसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक था लेकिन इतनी मैथमेटिक्स समझना जरूरी थी हमारे टॉपिक्स को समझने के लिए, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूसली बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस केस में यहाँ है, यहाँ पर बॉडी की डायरेक्शन यहाँ है, और बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है। ठीक है, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो लाजमी है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर पैदा हो रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन तभी पैदा होती है जब कोई अनबैलेंस फोर्स लग रही हो, जब कोई नेट फोर्स लग रही हो। इस केस के अंदर नेट फोर्स क्या है,
इस नेट फोर्स को हम एक नाम दे रहे हैं जब एक बॉडी सर्किल के अंदर रोटेट कर रही होती है, तो उस केस के अंदर जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होती है, क्योंकि एक बॉडी को सर्किल में रखने के लिए लाजमी है कि उसकी डायरेक्शन को हम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहें। यहाँ पर बॉडी की डायरेक्शन ये है, थोड़ा सा आगे जाए तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो, बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर रहे हो इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हो, एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स आपको किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन पैदा करनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पैदा करनी है, ठीक है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है, लेकिन फिलहाल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो फोर्स है जो हम लगा रहे होते हैं एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये फोर्स क्यों लगाना नेसेसरी है, ये लगाना इसलिए नेसेसरी है, हालांकि देखें स्पीड बॉडी की कांस्टेंट है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन तब भी हमें ये फोर्स लगानी पड़ेगी। ये फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करना है, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना। अगर हम चाह रहे हैं कि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करें और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें, तो हमेशा ये फोर्स जो है वो हम 90 डिग्री के एंगल पर लगाएंगे। कितने एंगल पर लगाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर लगाएंगे। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर 90 डिग्री के एंगल पर लग रही है, तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी, कभी भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि डायरेक्शन का चेंज होना लाजमी है। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो ये बॉडी तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करें, तो उस सिचुएशन के अंदर एक फोर्स जो है वो आपको टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल लगानी पड़ेगी, जिस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। अब लाजमी है, आपने न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इस फोर्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम क्यों दिया था, सेंट्री का मतलब क्या होता है, टुवर्ड, सेंट्रीपिटल का मतलब ही ये होता है, इस लफ्ज का मतलब ही है टुवर्ड सेंटर। तो ऐसी फोर्स जो टुवर्ड सेंटर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है, इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ये फोर्स पैदा कर रही है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो देखें वेलोसिटी से क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, ठीक है। आपने जो थर्ड चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन पढ़ी थी उसके अंदर आपने एक्सेलरेशन की दो ही डायरेक्शन डिस्कस की थी, या तो वेलोसिटी से पैरेलल होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और दूसरा आपने डिस्कस किया था कि या तो वेलोसिटी से अपोजिट होगी। ऐसा सिर्फ उस सिचुएशन में होगा जब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तब्दीली की वजह से पैदा हो रही है, लेकिन ये वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की तब्दीली की वजह से पैदा नहीं हो रही, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से पैदा हो रही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको चेंज करने के लिए हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब वेक्टर वेलोसिटी की डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही थी उसको हम सिंपली क्या कह रहे थे, लीनियर एक्सेलरेशन कह रहे थे। तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही होती है, तो उस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी से हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। ये बातें याद रखने की, ठीक है। हम कल जो है वो एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे और इनके फार्मूलाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी